So students, welcome once again, and now today we are going to start our new chapter and that is straight lines. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यहाँ पे आज हम लोग आरंभ करते हैं और पहला जो अध्याय है वो है हमारा स्ट्रेट लाइन. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद इट एंड विल बी स्टार्टिंग विद लाइक द डिस्क्रिप्शन अबाउट पॉइंट्स एंड द रिजल्ट्स रिलेटेड टू द पॉइंट्स एंड द इम्पॉर्टेंट things, important facts related to the points for the triangle also. ठीक है, तो आज सब कुछ हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. आज हम लोग नया चैप्टर एंड दैट इज अवर स्ट्रेट लाइंस. अब स्ट्रेट लाइंस में तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये सब आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं. द रिजल्ट्स विच आर रिलेटेड टू पॉइंट्स हियर, तो पॉइंट से संबंधित जो कुछ यहाँ पे परिणाम है, कुछ रिजल्ट्स हैं, जो कुछ सूत्र हैं, फॉर्मूले हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं. तो सबसे पहला है डिस्टेंस फॉर्मूला एंड यू ऑल नो इट. ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स, दो दिए हुए बिंदुओं के बीच का दूरी, बीच की दूरी कितनी, डिस्टेंस कितना. तो अगर ये पॉइंट आपका A है जिसका की कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है and this point is B whose coordinates are x2 y2, then we know that the distance between AB, which A and B, which we represent as mod of AB, जो कि हमें distance between point A and point B represent कर रहा है. तो ये फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? तो ये होता है x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. तो ये हो गया आपका डिस्टेंस फॉर्मूला. ठीक है, आप लोगों को अच्छे से ये बात सारी चीजें याद ही होंगी. सेकेंड वन इज सेक्शन फॉर्मूला, बट एज ऑलवेज वी नीड अ ब्रीफ लाइक रिवीजन ऑन इट. थोड़ा सा एक ब्रीफ रिवीजन कर लेना बेहतर रहता है, इसीलिए हम यहाँ पे आपसे ये डिस्कस कर रहे हैं. सेक्शन फॉर्मूला मींस इफ यू आर गिवन अ लाइन सेगमेंट, और लाइन सेगमेंट याद रखिएगा बच्चों डिफाइन तभी होता है जब उसके एंड पॉइंट्स फिक्स कर दिए जाएं, डिफाइन कर दिए जाएं. So if AB is a line segment whose vertices, end points vertices are given to us x1 y1 and x2 y2, and if there is a point C on this line segment which divides the segment in two parts in the ratio which bear the ratio m:n. यहाँ पे आपको ये याद रखना होगा कि जो m:n का रेशियो है वो है क्या. So that is actually the ratio between या ratio of two parts of the segment. जो दो सेगमेंट बने हैं आपके AC और BC, उनके दो सेगमेंट के बीच का रेशियो है ये m:n. ठीक है, तो ये m:n यहाँ पे आपको दिया है. So C is a point which lie on the segment AB that divides the segment in the ratio m:n. Then section formula helps us to get this point, to get the coordinates of this point. तो हमें C आएगा कैसे? तो देखिए C के कोऑर्डिनेट्स कैसे आते हैं बच्चों. आप करते क्या हैं, M को उसके अपोजिट वाले जो पॉइंट है उसके एब्सिसा से मल्टीप्लाई करिए और N को उसके अपोजिट वाला पॉइंट है उसके एब्सिसा से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए. सो यू से इट्स mx2 plus nx1 over the sum of ratio m plus n. Similarly for y ordinate or y coordinate also it's my2 plus ny1 over m plus n. ठीक है, तो दैट्स योर सेक्शन फॉर्मूला. अच्छा, अब इसी में दो फॉर्मूले दिए जाते हैं, इंटरनल डिवीजन का, एक्सटर्नल डिवीजन का. नाउ व्हाट आई ऑलवेज क्लेम इज कि फॉर्मूला सेम ही है बच्चों. अगर एक्सटर्नल डिवीजन आपसे कहा गया 3:2 तो आप m3 है n2 है, तो बस उसमें करना क्या है कि इस फॉर्मूले में जहां जहां आपको m या n दिख रहा है किसी एक का साइन चेंज कर देना है. मतलब अगर आपका मन बने तो यू चेंज द साइन फॉर m इन ऑल द लाइक 4 प्लेसेस, हियर 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 एंड हियर, तो आपको एक्सटर्नल डिवीजन का रिजल्ट आ जाएगा. या आप n का साइन चेंज कर दीजिए चारों जगह पे तो आपको एक्सटर्नल डिवीजन का रिजल्ट आ जाएगा. रिजल्ट एक ही है, फॉर्मूला एक ही है बच्चों. ठीक है, और इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला तो सब है ही है बिकॉज m और n दोनों ही वहां पे पॉजिटिव कंसीडर होते हैं जब इंटरनल पॉइंट ऑफ डिवीजन होता है वो. तो ये हो गया आपका सेक्शन फॉर्मूला. अच्छा, इसी में अगर m और n इक्वल हो जाएं तो m:n जो 1:1 का रेशियो हो जाए तो आपको मिड पॉइंट का फॉर्मूला मिल जाता है. और अगर इसी में m:n जो रेशियो है वो 1:2 या 2:1 हो जाए तो आपको पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शंस मिल जाते हैं. ट्राई सेक्शन बोले तो those two points which divide the complete segment in 3 equal parts. तो दो पॉइंट आएंगे. ठीक है, क्योंकि 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड होना है तो दो पॉइंट आएंगे. कैसे आएंगे? एक बार आप रेशियो लेंगे 1:2 और एक बार लेंगे 2:1 फ्रॉम द सेम साइड. AB से ही एक बार 1:2 और AB से ही एक बार
2:1 का रेशियो लेंगे तो फिर आपको रिजल्ट आ जाएगा। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे छोटी सी बात है बट इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि रेशियो अगर आपसे कहा जाए देयर इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग PQ, there's a point R which divides PQ in the ratio 4:1, तो फिर आप P की तरफ से ही 4:1 लेंगे, कभी आप Q की तरफ से 4:1 नहीं लेंगे। So the way in which the line segment is read, PQ अगर बोला गया और रेशियो फिर आप P की तरफ से देखेंगे। अगर आपसे कहा जाए there's a line segment BA and then there's a point C divides BA in the ratio 2:3, तो आप B की साइड से 2:3 लेंगे। ठीक है, सो ये थोड़ी सी छोटी छोटी बातें थी सेक्शन फॉर्मूला से संबंधित। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों कुछ बातें मुझे बतानी है आपको। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइस हाइक होने वाला है अनअकैडमी पे बहुत ही जल्दी। ठीक है ना, इनफैक्ट ये प्राइस हाइक हो चुका था लेकिन पॉपुलर डिमांड पे, बहुत सारे बच्चों की डिमांड पे इसको थोड़ा सा और डिले कर दिया, यानी कि आप लोगों के लिए कुछ दिन और एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है ना, तो आप अभी पुराने प्राइस में ही अपना सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हो। ठीक है ना, तो डू इट एज सून एज पॉसिबल। ठीक है बच्चों, एक ऑफर और है IIT JEE का प्लस सब्सक्रिप्शन ऑफर। इसमें क्या है, अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन खरीदते हो तो आपको 2 मंथ का फ्री मिलता है, और अगर आप 24 मंथ का खरीदते हो तब भी आपको 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है, एक्स्ट्रा एक्सटेंशन। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही अच्छा ऑफर है। 2 मंथ का सीधे सीधे आपकी सेविंग है। ठीक है ना, एज सून एज पॉसिबल आप इसको जल्दी से जल्दी ग्रैब कर लीजिए। ओके, IIT JEE आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ठीक है बच्चों, अगर आप बच्चों आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते तो आपको आपके घर पे, ठीक है ना, स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आपके घर पहुंच जाएगा स्टडी मटेरियल अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो। ठीक है ना, जो कि 12 मंथ का, 18 मंथ और 24 मंथ का अगर आप लेते हो तब ये ऑफर आपके लिए फ्री है। समझ लीजिए, आपको अनअकैडमी के ब्रांडेड नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर पे मिलेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखिए। ओके, क्रैक अनअकैडमी प्रोडिजी स्कॉलरशिप टेस्ट। बच्चों 11 करोड़ तक के अवार्ड्स इसमें रखे गए हैं जो कि 14 to 15 अगस्त को होना है। ठीक है ना, और डेली प्रैक्टिस टेस्ट भी है इसमें, जिनमें डेली एक विनर को आईपैड मिलेगा जो कि 12 जुलाई से डेली हो रहा है। ठीक है बच्चों, इसी में आपको एक चीज और बता देता हूं मैं, अगर आप टॉप 2 में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना, टॉप 2 में एग्जिस्ट करते हैं तो आपकी फर्स्ट ईयर की कॉलेज फी अनअकैडमी स्पॉन्सर करेगा। ठीक है बच्चों, जो कि बहुत ही बड़ी अमाउंट होगी। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आप 1 to 10 रैंक में आते हो, ठीक है ना, तो आपको मैकबुक मिलेगा, और अगर आप 11 to 15 रैंक में आते हो तो आपको iPhone 12 मिलेगा, और 15 से लेके यानी कि 16 से लेके आप 20 की रैंक तक आते हो तो आपको एप्पल का आईपैड मिलेगा। 21 से लेके 50 रैंक तक आपको इको, और 51 से लेके 100 रैंक तक को अमेज़न के वाउचर्स भी मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही बेहतरीन ऑफर है। एज सुन एज पॉसिबल अगर आपने रजिस्टर नहीं किया तो प्रोडिजी के टेस्ट के लिए आप रजिस्टर कर लीजिए, और ये इनाम मिलने के बहुत चांसेस बनते हैं क्योंकि पूल अमाउंट बहुत ज्यादा है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और जब भी सब्सक्रिप्शन लोगे तो NKC सर लाइव कोड डालना मत भूलिएगा, इससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू। ये 2 रिजल्ट हो गए। अच्छा, तीसरा फॉर्मूला भी आप लोगों ने पढ़ रखा है, दैट इज एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन टू अस। ठीक है, तो एक ऐसे ट्रायंगल का एरिया जिसके वर्टिसेस हमें यहाँ पे दिए हुए हैं बच्चों। तो अगर मान लीजिए ये आपका एक ट्रायंगल हो गया हुज वर्टिसेस आर गिवन टू अस, तो हमने मान लिया ये वर्टेक्स A है विच इज x1, y1, this is vertex B which is x2, y2, and then this is vertex C which is x3,
y3। तो ये हो गया आपके 3 वर्टिसेस। नाउ हाउ टू गेट एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल डायरेक्टली, तो फॉर्मूला आपका यहाँ पे क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है हाफ टाइम्स मॉड, तो आप लगा ही लेंगे बिकॉज एरिया हैज टू बी ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो एरिया एब्सोल्यूट टर्म में हमेशा पॉजिटिव ही मानते हैं हम लोग। अब फॉर्मूला लिखने का तरीका यहाँ पे जो हम सजेस्ट करते हैं वो ये है कि आप एक ऑर्डर यहाँ पे एक तैयार कर लें। मान लीजिए हम ABC के ऑर्डर में चलेंगे। नाउ स्टार्ट विद द लाइक आई एम स्टार्टिंग विद वर्टेक्स A, तो सबसे पहले उसका एब्सिसा लिख लिया, सो दिस इज x1 टाइम्स। फिर आगे वाले जो दो आपके कॉन्सेक्यूटिव वर्टिसेस हैं उनके ऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, मतलब y2 माइनस y3 इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, फिर आप इस यहां से चले घूम के आप यहां पे आए तो B का एब्सिसा लिख लीजिए x2। फिर आगे वाले जो दो कॉन्सेक्यूटिव आपके वर्टिसेस हैं उनके ऑर्डिनेट्स का डिफरेंस इन द सेम ऑर्डर, तो y3 माइनस y2 प्लस अब आप यहां से चले C पे आए। ठीक है, तो C के आपने एब्सिसा लिख लिया विच इज x3 प्लस x3 टाइम्स, तो आपने यहाँ x3 लिख लिया और x3 टाइम्स कितना, फिर आगे के जो वर्टिसेस हैं कॉन्सेक्यूटिव उनका ऑर्डिनेट का डिफरेंस इन द सेम ऑर्डर। तो अगर आप ये तरीका समझ रहे हैं तो ये फॉर्मूला को याद करने में कोई दिक्कत नहीं, अपने आप ये फॉर्मूला आप लिख सकते हैं। तो दोज वर 3 वेरी बेसिक रिजल्ट्स जो आप लोग 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, सो दैट वाज अ ब्रीफ डिस्कशन ऑन इट। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच आई हैव टू डिस्कस हियर इज रिगार्डिंग द पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल। तो चलिए ट्रायंगल के पॉइंट्स से शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यहाँ पे चलिए सबसे पहले तो यहाँ पे ट्रायंगल एक बना लेते हैं। तो मान लीजिए ये आपका एक ट्रायंगल हो गया। ठीक है, now I'm considering this to be a triangle whose vertices are I'm sorry for that. So I'm considering a triangle whose vertices are like A x1 y1, B x2 comma y2 and C which is x3 comma y3। तो ये तीन आपके ये हो गए वर्टिसेस ट्रायंगल के। अब एक एक करके अगर हम यहाँ डिस्कस करें तो सबसे पहला है मीडियन और उससे संबंधित जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ मीडियंस हैं। ठीक है, तो हाउ डू वी डिफाइन अ मीडियन? मीडियन इज अ सेगमेंट दैट जॉइन द वर्टेक्स विद द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। तो जो अपोजिट साइड का मिड पॉइंट है उससे वर्टेक्स को ज्वाइन करता हुआ जो लाइन सेगमेंट है वो मीडियन है। तो यहाँ पे ये आपका AD मीडियन है। क्यों? क्योंकि it divides the opposite side in 2 equal halves and it is the line segment joining the vertex and the midpoint of its opposite side. तो AD is a median। अब median से related एक important information that median divides the triangle into two triangle of equal area, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इज सेम एज एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखिएगा। सो मीडियन डिवाइड्स अ ट्रायंगल इनटू टू ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया। अब मीडियन की जो कॉन्करेंसी है, कॉन्करेंसी का मतलब एक पॉइंट जहां से दो से ज्यादा लाइन पास कर रही हो। तो इफ 3 लाइंस पासेस और 4 लाइंस पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ दोज 3, 4 और एनी नंबर ऑफ लाइंस। तो 3 मीडियन हो सकते हैं। तो तीनों मीडियन बच्चों कॉन्करेंट होते हैं, दे पास थ्रू द same point and the point of concurrency is called the centroid of the triangle। तो आगे ये जो centroid है ट्रायंगल का, जिसको कि अगर हम G से रिप्रेजेंट करें तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं बच्चों? तो इसके कोऑर्डिनेट्स आते हैं आपके x1 प्लस x2 प्लस x3 by 3 and y1 प्लस y2 प्लस y3 by 3। ठीक है, तो ये यहाँ पे सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अच्छा, जो सेंट्रॉइड है दैट डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1 फ्रॉम द वर्टेक्स साइड। वर्टेक्स के साइड से जो सेंट्रॉइड है दैट डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1। सो दैट वाज ऑल अबाउट द मीडियन, द प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन, इट्स डेफिनेशन एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी रिलेटेड टू मीडियन। तो ये पहला हो गया आपका मीडियन से संबंधित जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन थी। आफ्टर डिस्कसिंग मीडियंस एंड लाइक सेंट्रॉइड, लेट अस मूव अहेड टू द नेक्स्ट वन एंड दैट इज आवर लाइक हियर एंगल बाइसेक्टर। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम लोग यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर एंड द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभी हम लोग यहाँ पे वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ द ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं। सो लेट्स से दिस इज आवर ट्रायंगल हियर एंड if I again name them as name the vertices as x1 comma y1 and vertex, this is vertex B and which is x2 comma y2 and this is vertex C which is x3 comma y3। तो ये तीन इसके vertex हो गए। और अगर हम यहाँ पे
ये मान लें कि ये है आपका एंगल बाइसेक्टर हेयर, सो दिस इज AE व्हिच आई अज्यूम टू बी द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द वर्टेक्स A। तो ये एंगल और ये एंगल यहाँ पे इक्वल हम अज्यूम कर रहे हैं बच्चों। और इसी के साथ साथ देखिए ये बात भी हम लोगों को पता है कि अगर वर्टिसेस को हमने कैपिटल AB से रिप्रेजेंट किया है तो उनके अपोजिट साइड्स को हम स्मॉल करस्पॉन्डिंग स्मॉल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये साइड लेंथ आप C मानेंगे, ये साइड लेंथ आप B मानेंगे और ये वाला साइड लेंथ आप A मानेंगे। ठीक है, अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट और पहली प्रॉपर्टी है एंगल बाइसेक्टर की वो ये है कि दैट एंगल बाइसेक्टर divides, so angle bisector of like vertex A divide its opposite side in the ratio of the arms forming the angle। मतलब वर्टेक्स ए से पास करने वाला जो एंगल बाइसेक्टर है वो अपोजिट साइड BC को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। वो दो पार्ट्स ऑब्वियसली कौन कौन से हैं? सो दे आर BC एंड EC एंड इन विच रेशियो, सो द रेशियो ऑफ BC इज टू EC। तो ये जो रेशियो है ये और ये वो क्या है? वो है आर्म्स, द रेशियो ऑफ द आर्म्स फॉर्मिंग द एंगल। तो वर्टेक्स ए एंगल किन दो साइड से या आर्म से बन रहा है? तो वो है आपका AB और AC। तो ये जो आपकी लेंथ C है तो यहाँ पे C आ जाएगा और ये B आ जाएगा। सो द रेशियो इज C is to B। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा बच्चों। और इसी के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट एनी पॉइंट ऑन द एंगल बाइसेक्टर इज एट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द अगेन फ्रॉम अगेन द साइड्स फॉर्मिंग द एंगल। तो अगर हम यहाँ पे कोई एक पॉइंट कंसीडर करें, लेट्स से हमने ये पॉइंट यहाँ पे माना, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस साइड से और इस साइड से दोनों से ही इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होगा। सो दैट इज अगेन एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। तो ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गई। अब देखिए इनका जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है, सिंस वी हैव 3 वर्टिसेस ऑब्वियसली वी विल बी हैविंग 3 इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। तो 3 आपके यहाँ पे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स होंगे और जहां पे तीनों मिलते हैं उस पॉइंट को अपन यहाँ पे इन सेंटर कहते हैं। So that is called in center of the triangle। ठीक है, so I'm representing it as A। Now how do we get the coordinates of A? तो A आता है आपका AX1 plus BX2 plus CX3 over A plus B plus C। तो ये हो गया आपका इसका एब्सिस। सिमिलरली इसका ऑर्डिनेट होगा AY1 plus BY2 plus CY3 over A plus B plus C। तो ये हो गया इसका ऑर्डिनेट बच्चों। ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर। अब इन सेंटर इज एक्चुअली द ओनली पॉइंट ऑन द प्लेन ऑफ लाइक ऑन द प्लेन ऑफ this triangle and lying inside the triangle such that it is at equal distance from all the 3 sides of the ट्रायंगल। एकमात्र पॉइंट है ट्रायंगल के अंदर इस प्लेन पे लाई करता हुआ, जिस प्लेन पे ये ट्रायंगल है और जो कि ट्रायंगल के अंदर है और जो कि तीनों साइड से AB BC AC से इक्वल डिस्टेंस पे है बच्चों। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो तीनों एंगल बाइसेक्टर का कॉमन पॉइंट है। एंड इन सेंटर इज ऑल्सो द सेंटर ऑफ द सर्किल विच इज कॉल्ड इन सर्किल। और ये एक ऐसा सर्किल है दैट लाई इनसाइड द ट्रायंगल एंड टचेस ऑल द 3 साइड्स ऑफ द triangle। So that's why its name is in center because it is the center of in circle। ठीक है बच्चों, अब एक आखिरी पॉइंट ये कि जो I है जो इन सेंटर है इट डिवाइड्स द लाइक एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। इन सेंटर है तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर पे ही है, कॉन्फ्रेंसी है, तो इट डिवाइड्स द एंगल बाइसेक्टर इन द रेशियो B plus C is to A बच्चों। ठीक है, तो ये रेशियो है आपका, तो ये वाला जो पार्ट है, तो इफ आई से दिस इज AI, तो यहां पे हम कह सकते हैं दैट AI is to IE। so this is like I here, so AI is to IE, this is nothing but B plus C is to A। तो ये एक और रिजल्ट है इन सेंटर से संबंधित। सो दैट वाज ऑल अबाउट लाइक इट्स ऑल एवरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल एंड इन सेंटर विच इज द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ द ट्रायंगल। तो ये हो गया। नाउ नेक्स्ट इज लाइक, अब अगर हम अगले पे जाएं तो अगला हम यहाँ पे लेंगे, सो थर्ड इज लाइक अवर अल्टीट्यूड। तो अल्टीट्यूड्स जिनका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी आपका ऑर्थो सेंटर होता है। तो ऑल्टीट्यूड्स क्या हैं? तो ऑल्टीट्यूड्स आर लाइक द हाइट्स ऑफ द ट्रायंगल, या हम किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो जो हमें मिलता है दैट इज अवर ऑल्टीट्यूड और हाइट। और ठीक है, तो ये हो गया A B और C यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स। तो आई एम नॉट गोइंग टू राइट अगेन एंड अगेन। यहाँ से अगर हम अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो इफ आई कॉल दिस टू बी AF,
So AF is altitude for the triangle ABC. So a perpendicular drawn from a vertex to its opposite side is called its altitude, और the height, वो जो segment है वो altitude या height कहलाता है. अब जहां मतलब ये तीन altitudes जो है, because there are 3 vertices and 3 opposite side, तो तीन जो altitudes हैं उनकी जो point of concurrency है that is called the orthocenter. So orthocenter is nothing but the point of concurrency of the altitudes of the triangle. ठीक है, अब देखिए जो coordinates की बात है तो डायरेक्ट कोऑर्डिनेट्स आप ये समझ लें कि हमें सिर्फ सेंट्रॉइड और इन सेंटर के ही पता हैं बच्चों. बाकी ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर है, उनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में, उनके कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाती है. सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस देम हियर, रादर आई विल डिस्कस यू हाउ टू गेट देम इन अ गिवन क्वेश्चन. ठीक है, अगर क्वेश्चन आया हुआ है तो कैसे वहां तक पहुंचा जा सकता है ये हम जरूर यहाँ पे डिस्कस करेंगे बच्चों. खैर एनीवेज ये हो गया आपका, और यहाँ पे ऑर्थो सेंटर. नॉट द लास्ट वन इज लाइक अवर perpendicular bisectors. So perpendicular bisector of the line segment or the sides of a triangle. ठीक है, तो किसी भी ट्रायंगल के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है बच्चों. तो मान लीजिए फिर से यहाँ पे, so this is vertex A and B and C. ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कंसीडर करें, सो अ लाइन सेगमेंट दैट इज परपेंडिकुलर टू BC एंड व्हिच बाइसेक्ट्स द BC. ठीक है, तो ये अगर हमने पॉइंट D मान लिया, so this is the line segment which is perpendicular to BC and also bisect BC and that is divided into 2 equal parts. ठीक, तो ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की जो इंपॉर्टेंट और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है वो ये है दैट एनी पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट इज एट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट. मतलब अगर हम इस पे कोई भी पॉइंट यहां पर कंसीडर करें P, तो BP इज ऑलवेज इक्वल टू CP, ये दो हमेशा इक्वल होंगे, तो ये याद रखिएगा. अब 3 साइड्स हैं तो 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे, तो उनकी कॉन्करेंसी जो है बच्चों दैट इज कॉल्ड द सर्कमसेंटर. So circumcenter is the point of concurrency of all 3 perpendicular bisectors. Now circumcenter is actually the center of circumcircle of the triangle. Now what do we mean by circumcircle? तो देखिए circumcircle एक general term है which can be defined for any polygon. So it is defined as a circle that passes through all the vertices of the polygon. जो सारे polygon के सारे vertices से pass करे, और obviously इसलिए वो polygon के बाहर ही होगा, तो वो उसका सर्कम सर्किल कहलाता है. तो इन केस ऑफ ट्रायंगल आल्सो, so it's a circle that passes through all the 3 vertices of a triangle is called its circumcircle and its center is called circumcenter. अब यहाँ पे समझिएगा बच्चों, circumcenter is the only one point, unique point on the entire plane of triangle. plane जो triangle का पूरा plane है उस पे आने वाला एकमात्र ऐसा बिंदु है which is at equal distance from all the 3 vertices of the ट्रायंगल, जो तीनों वर्टेक्स से एक ही डिस्टेंस पे है, इक्वल डिस्टेंस पे है. सो दैट इज अवर सर्कम सेंटर. ठीक है, तो इस तरह से ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर. अब देखिए इनसे रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट और भी पॉइंट्स हैं वो समझ लेते हैं. तो सबसे पहले अगर हम इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करें, सो इफ आई लाइक ट्राई टू ड्रॉ अ ट्रायंगल व्हिच सीम्स टू बी एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो अगर हम यहाँ पे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल जैसा ट्रायंगल बनाने का प्रयास करें, तो फर्स्ट थिंग व्हिच वी आर गोइंग टू कंसीडर इज फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल. बिकॉज देखिए जब भी आपके लिए इस तरह के पॉइंट्स निकालने की बात आती है, खास तौर से ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर, तो वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. व्हाई? बिकॉज फॉर इन सेंटर एंड सेंट्रॉइड, ठीक है, वी हैव डायरेक्ट रिजल्ट्स एंड दोज रिजल्ट्स कैन बी इजीली यूज. ठीक है, बट बाकियों के लिए मुश्किल हो जाता है, बाकी दोनों के लिए, तो उनके लिए कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे समझने का या जानने का प्रयास करते हैं. सी फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल व्हाट हैपेंस इज all 4 things like medians, altitudes, internal angle bisector and perpendicular bisector of the sides, they coincide. चारों के चारों एक ही होता है. इसका मतलब all 4 points, your centroid, your in center, your ortho center, our circumcenter, they all coincide. ठीक है, ये चारों के चारों पॉइंट्स जो हैं वो coincide कर जाते हैं. they are actually the same point. वो चारों के चारों पॉइंट एक ही पॉइंट बन जाते हैं बच्चों. तो they coincide.
ठीक है। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपसे पूछा जाए इफ यू आर आस्क्ड टू फाइंड सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर, पर्टिकुलरली सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर फॉर अ ट्रायंगल, you will quickly analyze the triangle and check whether that triangle is an equilateral triangle or not. अगर आ गया तो फिर क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाता है। आप सीधे सीधे, सबसे आसान होता है सेंट्रॉइड निकालना। You will get centroid of the triangle and mark it as the circumcenter or orthocenter, whatever is required. तो अगर equilateral triangle है तो उसके चारों पॉइंट्स एक ही, वही सारे कोइंसाइड कर जाते हैं, एक ही पॉइंट सब कुछ है। क्यों? क्योंकि equilateral triangle के लिए मीडियन, ऑल्टीट्यूड, एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये चारों के चारों जो लाइन या लाइन सेगमेंट है वो कोइंसाइड कर जाते हैं बच्चों। सो दैट वाज फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल। नाउ इफ वी मूव अहेड एंड डिस्कस फॉर लाइक राइट एंगल ट्रायंगल, तो अब अगर हम यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, ठीक है, तो मान लीजिए हमने कहा कि ये आपका यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, which is like if I assume it to be vertex A, right angled at B, and this is vertex C, ठीक। तो so now this is for like for right angle triangle। अब इसके लिए देखिए क्या होता है, for a right angle triangle again see ortho like in center and centroid are not our concern। यहां पे क्या होता है कि इसका ऑर्थो सेंटर कहां है। सो ऑर्थो सेंटर, सो फर्स्ट पॉइंट इज ऑर्थो सेंटर। सो वेयर डज द ऑर्थो सेंटर ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल लाई? सो इट लाई at the vertex where it is right angle। जहां पे ये ट्रायंगल राइट एंगल है वही वर्टेक्स आपका ऑर्थो सेंटर है। तो यही आपका इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ऑर्थो सेंटर है। तो बात सीधी सी है, इफ अ ट्रायंगल हैपेंस टू बी अ राइट एंगल ट्रायंगल, फिर से आपको ऑर्थो सेंटर की कोई समस्या नहीं है। जिस वर्टेक्स पे वो राइट एंगल है वही आपका ऑर्थो सेंटर हो गया, कहानी हो गई खत्म। अब आते हैं इफ समवन सेज ओके देन, ठीक है, ये तो पता चल गया। व्हाट अबाउट सर्कम सेंटर? तो सर्कम सेंटर का क्या हिसाब है? See, तो what will we say about circumcenter? तो देखिए circumcenter in that case is the midpoint of hypotenuse of the right angle triangle। तो ये अगर midpoint है, ठीक है, MC is equal to AM, then M is the like circumcenter of this right angle triangle। Reason simple है, इसका जो देखिए बच्चों, इसका जो circum circle है that passes through all the three vertices, इसका मतलब ये अगर A B C से पास कर रहा है और एंगल B यहाँ पे 90 है, इसका मतलब AC has to be the diameter of the triangle of the circle, and in that case the midpoint of diameter is the center of the circle। so circumcenter जो है वो midpoint of diameter, तो circumcenter जो है वो यहाँ पे hypotenuse का मिड पॉइंट हो जाएगा जो कि है M बच्चों, ठीक है। तो फॉर अ राइट एंगल ट्रायंगल अगेन दिस एज वी हैव ओवर लाइक नॉर्मल स्केल एंड ट्रायंगल, ठीक है, कि वहां पे ऑर्थो सेंटर और सर्कल सेंटर आपको डायरेक्ट दिख जाएगा। सो दैट वाज लाइक अ बिट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन पॉइंट्स रिलेटेड टू ट्रायंगल, ठीक है बच्चों। तो होपफुली आप लोगों ने यहां से बहुत कुछ जाना समझा होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, लेट अस मूव टू आवर स्ट्रेट लाइन पार्ट, एंड हियर विल बी डायरेक्टली डिस्कसिंग फ्यू लाइक फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे जल्दी से हम लोग फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन समझ लेते हैं, ठीक है। और उसमें भी देखिए यहाँ पे बेसिक फॉर्म्स ही अभी डिस्कस करेंगे, और जो एक इंपॉर्टेंट फॉर्म है पैरामेट्रिक फॉर्म, दैट आई विल बी डिस्कसिंग इन अवर नेक्स्ट वीडियो आफ्टर डिस्कसिंग द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस पोर्शन ऑफ द थ्योरी, ठीक है। तो यहाँ तक जो हम लोग थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं, इस पे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो अभी जल्द ही में हाल फिलहाल में आए हुए हैं, और उसके बाद आई विल देन डिस्कस द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन इन द नेक्स्ट वीडियो। तो ये याद रखिएगा। चलिए, पहला है जनरल इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। तो वो क्या है, आप लोगों को बचपन से पता है, ax plus by plus c equal to 0, any linear equation in two variables on the plane is will represent a line। जहां पे ऑब्वियसली ये और भी एक साथ जीरो नहीं हो सकते। और लाइन की सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? लाइन की सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक उसका स्लोप है, और स्लोप अगर इस यहाँ पे कहा जाए, सो दिस इज गिवन बाय माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y। एंड हाउ डू वी डिफाइन स्लोप बच्चों? तो आप पॉजिटिव x एक्सिस के साथ अगर ये आपकी लाइन है, then the angle which this line makes with the positive x-axis when rotated in anti-clockwise direction, जब positive x-axis से आप anti-clockwise direction rotate करेंगे तो जिस एंगल पे आपको ये लाइन मिल जाएगी वही एंगल आपका tan थीटा के साथ स्लोप दे देता है।
तो tan के साथ ये स्लोप हो जाता है, ठीक है। सो tan ऑफ दिस एंगल इज द स्लोप ऑफ द लाइन, और चूंकि अगर ये लाइन, इफ दिस लाइन गेट्स परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, दैट मींस इफ द लाइन हैपन टू बी आवर वर्टिकल लाइन, अगर ये लाइन हमारी वर्टिकल लाइन हो जाए तो फिर स्लोप अनडिफाइंड हो जाएगा, बिकॉज tan ऑफ 90 इज नॉट डिफाइंड। जो आपका tan 90 है बच्चों वो डिफाइन नहीं होता है। तो याद रखिएगा, इफ स्लोप इन एनी केस गेट अनडिफाइंड, अगर कभी भी किसी भी प्रश्न में आप स्लोप के लिए इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं और कोई भी कंट्रोवर्शियल या कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आ जाए, रिजल्ट आ जाए, तो आप याद रखें इसका मतलब स्लोप अनडिफाइंड है। और ये भी याद रखिएगा, सिंस यू आर सॉल्विंग फॉर स्लोप दैट मींस यू आर ट्राइंग टू गेट स्लोप फॉर एनी लाइन। तो जिस लाइन के स्लोप की बात की जा रही है वो लाइन वर्टिकल लाइन ही होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप लोग याद रखेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्लोप की डेफिनेशन। अब यहां पे एक चीज और भी है, व्हेनेवर वी कंसीडर थीटा फॉर स्लोप, तो हम यहां लिखे दे रहे हैं इफ वी कंसीडर थीटा फॉर स्लोप ऑफ द लाइन, तो ये याद रखिएगा कि ये जो थीटा है इसकी रेंज 0 से पाई है, इट कांट एक्सीड दिस रेंज। रीजन इज सिंपल, ठीक है। लाइन इज लाइक इन्फिनिटली एक्सटेंडेड, वो नेवर एंडिंग है। तो इसका मतलब आपका, जैसे आप मान लीजिए आप ये एंगल लाना चाहते हैं, ठीक है, तो बट इस एंगल से पहले ही आप इस लाइन को यहां स्ट्राइक कर जाएंगे तो एंगल हमेशा एक्यूट ही रह जाएगा, ठीक है। और इसीलिए हमने पाई पे ओपन रखा इंटरवल, क्योंकि पाई मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल, और एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है तो एंगल पहले 0 हो जाएगा, पाई तक पहुंचेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज हो गई। तो ये हो गया जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन जहां पे स्लोप होता है ये। अब एक छोटा सा क्वेश्चन अगर हम आपसे यहां पूछें कि व्हाट इफ, बिकॉज इन द डेफिनेशन आई सेड दैट बोथ ए एंड बी शुडंट बी 0 एट द सेम टाइम, ए और बी दोनों एक साथ 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर किसी ने कहा नहीं हो गए A and B are 0 here, then what? Then what will this equation represent? तो अगर यहां समझिएगा, अगर A और B दोनों एक साथ 0 हो जाएं, ठीक है, तो C को necessarily 0 होना होगा, and if all the three get 0, तो 0 is equal to 0 gets an identity, and identity is a statement which is satisfied for all possible variables। तो यहाँ पे दो वेरिएबल हैं x और y, इसका मतलब सारे x और y आपको ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे होंगे। इसका मतलब ये सारे x y मतलब all the points on the plane will satisfy this equation if both A and B get 0 simultaneously, then that case this line, this equation, not the line, this equation will represent the entire xy plane, ठीक है बच्चों। तो ये भी याद रखेंगे आप। So that was one form of the equation of line। अब देखिए बाकी अगर हम देखें तो आपको याद है y is equal to mx plus c, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जहां पे m आपका स्लोप है, c क्या होता है, c y एक्सिस इंटरसेप्ट है। तो अगर लाइन आपका y एक्सिस को ओरिजिन के नीचे इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये आपका c है, और c आपका विल बी कंसीडर्ड एज नेगेटिव। और अगर कहीं ये लाइन आपकी y एक्सिस को x एक्सिस के ऊपर कंसीडर इंटरसेक्ट कर रहा है तो फिर c आपका पॉजिटिव है, ठीक है। सो दैट इज वन। द थर्ड वन इज लाइक इंटरसेप्ट फॉर्म x by a plus y by b is equal to 1, जहां पे a और b आपके x एक्सिस और y एक्सिस इंटरसेप्ट हैं। y एक्सिस जिस तरह से हमने डिफाइन किया उसी तरह से आप यहाँ पे x एक्सिस इंटरसेप्ट भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे दो, ये एक्स एक्सिस के इंटरसेप्ट्स हैं, ठीक है। तो फोर्थ है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म, पॉइंट स्लो फॉर्म, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट x1 y1 and whose slope is m is given by this form, point slope form। And then next one is 2-point form, where the equation of line that passes through two given points, his equation is this one। जहां पे फर्क देखिए ऊपर वाले में फोर्थ और फिफ्थ वाले फॉर्म में बच्चों फर्क सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पे जो स्लोप है, so the slope is being replaced by this expression। तो इस सिंपल एक्चुअली ये स्लोप का ही फॉर्मूला है। so m is y2 minus y1 over x2 minus x1। अगर आपको दो पॉइंट्स दिए हुए हैं then the slope of the line joining those two points can be obtained using this formula। So those were 5 important forms of equation, and very basic forms of equation of line. Now let us discuss the like few previous year questions based on whatever we have discussed till now। Point से लेकर जो different forms of equation of line पे, इन पे आधारित जो प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे गए हैं जेईई मेंस में, अब हम लोग उस पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं बच्चों।